हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर क्रीक विवाद के बारे में। हम बात करेंगे कि सर क्रीक विवाद है क्या बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और आजकल न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली क्या हुआ था कि पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर खुर्शीद मोहम्मद कसूरी ये इंडिया में आए और इन्होंने ये कहा कि देखो क्यों ना हम रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए पहले वर्क करें सर क्रीक पैक्ट पे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब ये पैक्ट ऑलमोस्ट साइन हो चुका था, फिर 26/11 हो गया, रिलेशंस और ख़राब हो गए। तो क्यों ना इस पैक्ट को रीविजिट करें, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का काम करेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि खुर्शीद मोहम्मद कसूरी ऑल्दो फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे, आज के टाइम में भी पाकिस्तान की सरकार में इनका काफ़ी स्पेशल रोल है। ये मेंबर हैं पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के, इमरान खान की पार्टी है। उसके अलावा सरकार को ये एडवाइस भी देते हैं। ही इज़ एन एडवाइज़र इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और कश्मीर इश्यूज़। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ये इशू है क्या और क्या सर क्रीक पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकता है या नहीं। सो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ एवरी वीडियो वी अपलोड। मेरी वीडियो की आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो धवन सर और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,10,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। नाउ सबसे पहले बेसिक्स। सर क्रीक, क्रीक क्या होता है? देखो, क्रीक एक नैरो शेल्टर्ड वाटरवे होता है। आप अगर इसको एक मैप में देखो या फिर हेलीकॉप्टर से देखोगे तो आपको इसकी जो अपीयरेंस है वो रिवर जैसी लगेगी, मगर ये रिवर जैसी डेंस होती नहीं है, उतना यहाँ पे पानी होता नहीं है और बेसिकली एक चैनल होता है इन अ मार्श। क्रीक इंडिया में दर्जनों आपको मिलेंगी, हर जगह है, नॉर्थ ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल के आसपास। क्रीक्स आर नॉर्मल, पाकिस्तान में, दुनिया भर में क्रीक्स आर अबंडेंट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर क्रीक के बारे में। इसका नाम सर क्रीक रखा गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। हम लोग इंडियंस इसको पहले बुलाते थे बाणगंगा, बाद में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव की वजह से इसका नाम चेंज होकर हो गया सर क्रीक। ये एक 96 किलोमीटर की स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो एक बार जरा मैप पे देखते हैं कि ये है कहाँ पर। ये एक फोटो है, बाय द वे, एक प्रॉपर मैप आपको दिखाता हूँ, उसमें आप विजुलाइज कर पाओगे कि ये डिस्प्यूट है कहाँ पर। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको फोकस करना होगा गुजरात की तरफ। सो गुजरात में यहाँ पे आपको देखोगे ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं कच्छ। ना रन ऑफ कच्छ के पास में यहाँ पे आपको मिलेगा सर क्रीक एरिया। ऑलराइट, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे यही है सर क्रीक। यहाँ पे इस एरिया में एक छोटा सा नाला भी है जिसको काफ़ी बार मीडिया में कहते हैं हरामी नाला। ये नाम इस एरिया का इसलिए पड़ा है क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, इलीगल एक्टिविटीज़ हो चुकी है। जब यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है ड्यूरिंग जुलाई के आसपास तो पानी काफ़ी हद तक सूख जाता है और इट बिकम्स अ वेरी फेवरेबल ग्राउंड फॉर स्मगलर्स, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है हरामी नाला। अच्छा, अब लोकेशन दिख गई, तो अब डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट किस एरिया को लेकर है? जहाँ पर डिस्प्यूट है लोग रहते हैं? नहीं, जो डिस्प्यूटेड एरिया है सर क्रीक के आसपास का, वहाँ पर लोग नहीं रहते, लोग रह भी नहीं सकते, वहाँ पे मार्शी एरिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे सर क्रीक जो मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया था ना, वहाँ पे पाकिस्तान कहता है कि पूरा सर क्रीक बिलोंग करता है पाकिस्तान को। जो पानी का एरिया जो था, वाटरवे था, वो सब बिलोंग करता है पाकिस्तान को उनके हिसाब से। और उनके हिसाब से जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो ये होनी चाहिए बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इस एरिया में। वेरस इंडिया ये कहता है कि नहीं, सर क्रीक के बिल्कुल बीचों बीच हमारी बॉर्डर होनी चाहिए। जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, इंडिया के हिसाब से दिस इज द एक्चुअल बॉर्डर और यही डिस्प्यूट है। एरिया काफ़ी लिमिटेड है और कोई लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, मगर ये एरिया इंपॉर्टेंट बहुत है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो डिस्प्यूट है ये सामने आया कैसे और पाकिस्तान किस बेसिस पे कहता है कि जो सारा सर क्रीक एरिया है दिस बिलोंग्स टू देम। पाकिस्तान यहाँ पे पॉइंट आउट करता है 1914 का टाइम, ब्रिटिश इंडिया का टाइम, मगर फिर भी आपको पता होगा वहाँ पे काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स थी। तो जो कच्छ का एरिया यहाँ पे गुजरात में जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो एरिया है, यहाँ पे उस वक्त रूल करते थे राव महाराज ऑफ कच्छ। और जो ये सिंध का पार्ट है जो आज के टाइम में पाकिस्तान में आता है, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट थी। तो डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में ये हुआ कि हमारी एक्चुअल बाउंड्री क्या है, जो बहुत ही लंबी इनकी बाउंड्री थी, ये सेटल करना चाहते थे। तो फिर यहाँ पर बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन सामने आया, उसमें पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि पैराग्राफ 9 में ये लिखा हुआ है कि ये जो पूरी लाइन है उसमें सर क्रीक पार्ट होगा, जो क्रीक है ये पार्ट होगी पाकिस्तान की, मतलब कि उस वक्त सिंध गवर्नमेंट की, और सिंध पार्ट है पाकिस्तान का, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पाकिस्तान को बिलोंग करता है। मगर
इंडिया यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करता है। जो रेजोल्यूशन था उसका पैराग्राफ 10 है, उसमें यह लिखा हुआ है कि सर क्रीक इज नेविगेबल मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि सर क्रीक में साल के ज़्यादातर टाइम में आप बोट लेकर यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर ये नेविगेबल है और ये रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है तो यहाँ पर फिर आ जाता है इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है थालवेग प्रिंसिपल। थालवेग प्रिंसिपल ये कहता है कि ऐसी अगर कोई वाटर बॉडीज होती है जहाँ पर पानी है, पानी नेविगेबल है, बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए वो एरिया, वहाँ पे नेविगेशन पॉसिबल है। और जो यहाँ पे रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि साल के ज़्यादातर टाइम ये एरिया नेविगेबल होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे थालवेग प्रिंसिपल को और इस वाटर वे को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे 50-50%, जो आज के टाइम में इंडिया का स्टांस है। तो इंडिया बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहता है कि हमने यहाँ पर थालवेग प्रिंसिपल को फॉलो किया है और जो भी हमारे हिसाब से बाउंड्री है मिडिल पाथ की, एक सर क्रीक की, उसके हिसाब से बिल्कुल जो हमारा एरिया है हम उसको क्लेम करेंगे। जो आपका क्लेम है कि पूरा सर क्रीक आपको बिलोंग करता है, इट इज़ रॉन्ग। और आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं ये भी बताऊं कि इनिशियली जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे तो ये जो डिस्प्यूट था इसके बारे में ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। मेन जो डिस्प्यूट था इट वाज द कश्मीर इशू। 1954 तक सर क्रीक के आसपास जो बॉर्डर थी वो वर्चुअली ओपन थी। यहाँ पे फिशरमैन आते थे, फिशिंग करते थे, बातचीत होती थी, ट्रेड होता था। कोई यहाँ पर एक स्टाउंच बॉर्डर और यहाँ पे आर्मी उतारी नहीं गई थी। मगर जब 1965 में वॉर हुई तो पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करी सर क्रीक एरिया में, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इस एरिया को कैप्चर करने में उनको पीछे धकेला गया। तब से पाकिस्तान ने एक तरीके से ऑब्सेशन पकड़ ली कि सर क्रीक पूरा जो पार्ट है ये बिलोंग करता है पाकिस्तान को। और जो 1914 में रेजोल्यूशन निकल के आया था उसके हिसाब से राइटफुली पाकिस्तान इसका ओनर है। तो सिंस 1965 वॉर में पाकिस्तान सर क्रीक को कब्जा नहीं पाया। उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे हैरोल्ड विल्सन, इन्होंने ऑफर किया इंडिया पाकिस्तान को कि क्यों ना आप लोग एक ट्राइब्यूनल सेटअप कर लो। आप यूनक्लॉस जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, इसके अंडर एक ट्राइब्यूनल ओपन कर लो और डिसाइड करो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। अब ये ट्राइब्यूनल ओपन हुआ, इसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत बार बातचीत कर चुके हैं। टोटल 12 बार यहाँ पे राउंड्स हो चुके हैं बातचीत के, मगर कोई रेजोल्यूशन यहाँ पर निकल के आया नहीं। मगर आप अगर यूनक्लॉस की स्टेटमेंट देखो तो वो ओपनली ये कहते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे 90% दिस बिलोंग्स टू इंडिया, 10% के आसपास पाकिस्तान को बिलोंग करता है। अब वो भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पे पानी की डेप्थ कम है, कहाँ पे नेविगेशन कम हो सकती है। तो बेसिकली पाकिस्तान को जो यहाँ पे चाहिए था इंटायर सर क्रीक, इस ट्राइब्यूनल से भी नहीं मिला। अच्छा, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि यूनक्लॉस की जो ट्रीटी है ये भी धीरे धीरे डेवलप हुई है। पहले यूनक्लॉस 1 थी, फिर यूनक्लॉस 2, फिर बाद में 1994 के आसपास यूनक्लॉस की जो फाइनल ट्रीटी है यूनक्लॉस 3 ये सामने आई थी। तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये यूनक्लॉस 1 की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद होती है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर जब ख़त्म हुई तो उसके बाद एक 1999 एटलांटिक इंसिडेंट हुआ। क्या था कि पाकिस्तानी नेवी का एक एयरक्राफ्ट था, ये सर क्रीक के आसपास फ्लाई कर रहा था। उसी वक्त इंडिया की तरफ से MiG-21 उड़ा और इसने पाकिस्तान के नेवी के एयरक्राफ्ट को गिरा दिया और टोटल यहाँ पर 16 नेवल ऑफिसर्स पाकिस्तान के मारे गए। और सिंस ये इंसिडेंट हुआ था सर क्रीक के आसपास, पाकिस्तान ने ये कहा कि हम तो अपनी यहाँ पर बॉर्डर में थे और इंडिया ने जो यहाँ पर किया है इलीगल है। तो पाकिस्तान का यहाँ पे वर्जन ये था कि ये जो शूट डाउन किया इंडिया ने इनका एयरक्राफ्ट ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से सर क्रीक इनको बिलोंग करता है और वो टेरिटरी को एग्जामिन कर रहे थे। तो इंडिया ने यहाँ पर गलत तरीके से शूट डाउन किया है और पाकिस्तान इस शूट डाउन के इंसिडेंट को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया। वहाँ पे फिर से यही बोला गया कि इंडिया ने जो यहाँ पर किया है इट इज़ ओके, इंडिया को यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सो थ्रू आउट 1965 वॉर और कारगिल वॉर और आज के टाइम में भी ये एक डिस्प्यूट है जिसको पाकिस्तान बार बार मेंशन करता रहता है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ठीक है एक वाटरवे है, पाकिस्तान कह रहा है कि पूरा वाटरवे पाकिस्तान को बिलोंग करता है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे इतना कोई पानी आ रहा है जिससे पाकिस्तान की जो वाटर की नीड्स है वो पूरी हो जाएगी और यहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाएंगे। और इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है आधा सर क्रीक हमको बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इशू क्या है, ये क्यों दोनों कंट्रीज इस एरिया को लेकर इतनी ज़्यादा एडमेंट है? वेल इसका सिंपल आंसर तो ये है, पहली बात तो प्राइड। लैंड है, लैंड को लेकर कोई भी कंट्री 1 इंच भी गंवाना नहीं चाहती, पहली बात तो ये है। दूसरा यहाँ पे फैक्टर ये भी है कि एस्टिमेट किया जा रहा है, एक आशंका जताई जा रही है कि इस एरिया के आसपास सर क्रीक के आसपास
हाइड्रोकार्बन शेल गैस के डिपॉजिट हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नेचुरल गैस मिल सकती है। अभी तक सिंस यहाँ पर डिस्प्यूट है तो इंडिया ने यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लोरेशन हाइड्रोकार्बन्स की नहीं है, तो इन द फ्यूचर हो सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स मिल जाए, तो उसको लेकर दोनों कंट्रीज काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। फिर एक इशू है यहाँ पर फिशिंग रिसोर्सेज का। ये जो एरिया बताया जाता है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन एशिया। जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और गुजरात में वेरियस जो वहाँ पर फिशरमैन हैं वो यहाँ पे आते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी लोग यहाँ पे फिशिंग करते हैं। तो इसलिए भी दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि ये जो लैंड है ये इनको बिलोंग करे। अब अनफॉर्चुनेट बात ये है फिशिंग को लेकर कि अब देखो फिशरमैन है, उनको पता नहीं है कि यहाँ पर सर क्रीक का क्या विवाद है, कौन सी बाउंड्री है, क्या डिस्प्यूट है। तो काफ़ी बार वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं नियर सर क्रीक, और पाकिस्तान की फोर्सेस हमारे फिशरमैन और हमारी फोर्सेस पाकिस्तान के फिशरमैन को पकड़ लेते हैं, और काफ़ी बार फिशरमैन बिना वजह बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन दोनों कंट्रीज की जेल में बिताते हैं। तो ये मैं कहूँगा काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो फॉर द टाइम बिंग देखो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन निकालना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बिल्कुल ओके है। पाकिस्तान यहाँ पर ज़्यादा मांग रहा है इवन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर खसूरी साहब जो ये कह रहे थे कि इसका एक पैक्ट हम कर सकते हैं, रेजोल्यूशन हो सकता है, तो देखना होगा कि आज के समय जो अब नया स्टेटस बन चुका है कश्मीर इशू में, आपको पता है काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, तो अब एक नया पैक्ट कैसे बन पाएगा, यहाँ पर इंडिया का स्टांस क्या होगा ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है, क्या इंडिया सर क्रीक का इशू टॉक्स में इंक्लूड करेगा भी या नहीं, क्योंकि 2012 से इंडिया ने सर क्रीक पर बात करने भी बंद कर रखी है। तो देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। बाकी आपके हिसाब से इंडिया की यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके हिसाब से इंडिया की यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।